नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। इस व्याख्यानों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम इस व्याख्यानों की श्रृंखला में पिछले व्याख्यानों में जैसा कि हमने मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 और नीति निर्देशक संविधान के भाग 4 के बारे में विस्तृत चर्चा की, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस व्याख्यान में संविधान में संशोधन के माध्यम से जोड़े गए मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित हैं और अविभाज्य हैं, लेकिन मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया, ना कि कर्तव्यों को। दूसरे शब्दों में कहें कि संविधान निर्माताओं ने यह आवश्यक नहीं समझा कि नागरिकों को मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए। हालांकि उन्होंने राज्य के कर्तव्यों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया। बाद में 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया और सन 2002 में एक नए मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया। तो ये चर्चा का विषय है कि संविधान निर्माताओं को ऐसा लगा होगा उस समय कि मौलिक कर्तव्यों को अभी जोड़ना किसी भी अभी के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने राज्य के कर्तव्यों को नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से तो भाग 4 में जोड़ा, लेकिन उस समय सिर्फ मौलिक अधिकारों को ही संविधान का भाग बनाया गया, मौलिक कर्तव्यों को नहीं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी आदि के संविधानों में नागरिकों के कर्तव्यों को विश्लेषित नहीं किया गया है। संभवतः एकमात्र संविधान जापानी संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को रखा गया है। इसके विपरीत समाजवादी देशों में अपने नागरिकों के मूल अधिकारों और कर्तव्यों को बराबरी का महत्व है। रूस के संविधान की घोषणा की गई थी कि नागरिकों के अधिकारों का प्रयोग एवं स्वतंत्रता उनके कर्तव्यों और दायित्वों पर निर्भर करती है। लेकिन भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को मूल संविधान में नहीं जोड़ करके और संविधान निर्माण से 20-25 साल बाद 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। हम जानते हैं, चर्चा करते हैं कि मौलिक कर्तव्य क्या हैं। वे कर्तव्य वैधानिक कर्तव्य हैं जो कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन एक अदालत किसी मामले पर निर्णय लेते समय इन्हें ध्यान में रख सकती है। इंदिरा गांधी सरकार के तहत आपातकाल के दौरान संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में भाग 4 के या ए के रूप में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। वर्तमान में ये अनुच्छेद 51A के तहत कर्तव्यों का उल्लेख है। इसके लिए भारत सरकार ने 1976 में सरदार स्वर्णिम सिंह समिति का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल 1975 से 77 के दौरान मौलिक कर्तव्यों और उनकी आवश्यकता से संबंधित संस्तुति देनी थी। समिति ने सिफारिश की कि संविधान के मौलिक कर्तव्यों को एक अलग पार्ट होना चाहिए। इसमें बताया गया कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए। केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया। इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग 4 के को जोड़ा गया। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था, वह अनुच्छेद 51 के है, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को विशेष उल्लेख किया गया। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को न जोड़ा जाना ऐतिहासिक भूल थी और दावा किया कि जो काम संविधान निर्माता नहीं कर पाए उसे अब किया गया है। यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान के 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। समिति के द्वारा दी गई सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और कुछ को अलग से ऐड किया गया। मौलिक कर्तव्यों की सूची में अनुच्छेद 51 में वर्तमान में 11 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें पहला है कि संविधान का पालन करें। प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करें। प्रत्येक नागरिक को चाहिए भारत के
को कि वे संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों जैसे संस्थाओं, जो संविधान की संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, इनका आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा मौलिक कर्तव्य के रूप में उल्लेख किया गया है कि देश की रक्षा करें, हानि किया जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें और कोई विशेष कंडीशन में अगर हानि किया जाए तो देश की रक्षा के लिए, सेवा के लिए तैयार रहें। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। छठे मौलिक कर्तव्य के रूप में रखा गया है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। सातवां मौलिक कर्तव्य के रूप में रखा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। आठवें मौलिक कर्तव्य के रूप में रखा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवें मौलिक कर्तव्य के रूप में रखा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित करें और हिंसा से दूर रहें। लेकिन वर्तमान में इस मौलिक कर्तव्य को कोई निभा नहीं रहा है और निभाता बहुत कम है, जबकि चाहिए प्रत्येक नागरिक को या भारत के व्यक्ति को कि वो सार्वजनिक संपत्ति जो प्रत्येक का उस पर अधिकार है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लें और हिंसा से बच के रहें, दूर रहें। लेकिन आज मॉब लिंचिंग के माध्यम से जगह जगह हिंसाएं हो रही है। ये अपने कर्तव्यों को भूल रहा है व्यक्ति, ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन हो रहा है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ते सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ते हुए सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए वो व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से ऐसी गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र को निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों को, नई ऊंचाइयों को छू लें। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके अनुसार प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि वे उनके 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराए, उपलब्ध कराए। तो ये इस प्रकार वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, जो प्रत्येक नागरिक के लिए उनको निभाना आवश्यक माना गया है, उनको निभाना चाहिए। इन मौलिक कर्तव्यों की, अब ये 11 मौलिक कर्तव्य हमने पढ़े हैं, अब ये पढ़ते हैं कि इनकी क्या सामान्य कुछ विशेषताएं निकल कर आती है, जिनको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से उल्लेखित कर सकते हैं। उनमें पहली विशेषता है कि इनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं तो कुछ नागरिक। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना नागरिक कर्तव्य है। दूसरे बिंदु हम पढ़ते हैं कि ये मूल्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित है। दूसरे शब्दों में ये मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का ही वर्गीकरण है कि इन समस्त कर्तव्यों को जो लिया गया है ये भारतीय परंपरा में थे, भारतीय पौराणिक कथाओं में इनका उल्लेख किया गया है, धर्म में, पद्धतियों में, सब में इनको नैतिक कर्तव्यों के रूप में, धार्मिक कर्तव्यों के रूप में भी समाहित किया गया है। और उनका निष्कर्ष ही को निकाल कर ही इन मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्यों को यहाँ क्लासिफाई करके और भारतीय संविधान में उनका उल्लेख किया गया है या उनको जोड़ा गया है। तीसरा आता है कि कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए हैं, कुछ मूल कर्तव्य जो सभी लोगों के लिए हैं, चाहे वे नागरिक हों या विदेशी हों, लेकिन मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए, नहीं कि विदेशियों के लिए। कुछ मूल कर्तव्य हैं, मूल अधिकार थे जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए थे, और कुछ
मूल अधिकार है जो सबके लिए थे, लेकिन मूल कर्तव्य जो है वो सभी केवल और केवल नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है। चौथा हम अंतर निकालते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उन्हें क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है, यानी उनके आनंद के खिलाफ कोई कानूनी संस्तुति नहीं है। यद्यपि संसद उपयुक्त विधान द्वारा इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि निदेशक तत्वों की तरह ही मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है, मतलब इनका उल्लंघन नहीं होने पर, इनको पालना नहीं करने पर सीधे संविधान में न्यायालय के जरिए उनकी व्यवस्था नहीं है। इनके लिए इनका कर्तव्यों का पालन नहीं करने या इनका हनन होने पर कोई कानूनी संस्तुति नहीं है। यद्यपि ये व्यवस्था है कि संसद चाहे तो मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड का विधान कर सकती है और उनको लागू करने के लिए बाध्य कर सकती है। अब इन मौलिक कर्तव्यों की कुछ आलोचनाएं की जाती है। उन आलोचनाओं में प्रमुख हैं कि कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ अन्य कर्तव्य जैसे मतदान करना, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि समाहित नहीं है। असल में कर अदायगी के कर्तव्यों को स्वर्णिम सिंह समिति की संस्तुति मिली थी, लेकिन इसमें शामिल नहीं किया गया। कुछ कर्तव्य अस्पष्ट हैं, बहुअर्थी हैं, आम व्यक्ति की समझ से कठिन हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न शब्दों की विभिन्न व्याख्या हो सकती है। उच्च आदर्श, सामाजिक संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि। अपनी गैर न्यायोचित छवि के चलते उन्हें आलोचकों द्वारा नैतिक आदेश करार दिया गया है। प्रसंगवश स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को न निभाने पर अर्थदंड व सजा की सिफारिश की थी, लेकिन इस प्रावधान को शामिल नहीं किया गया। संविधान में इन्हें शामिल करने को आलोचकों द्वारा अतिरेक करार दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों को उन सभी को मानना है जो संविधान से संबंध न भी हो। आलोचकों ने कहा है कि संविधान के भाग 4 में उनको शामिल करना मूल कर्तव्यों के मूल्य और महत्व को कम करती है। उन्हें भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए था ताकि मूल अधिकारों के बराबर रह सके। इन तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी मौलिक कर्तव्यों का अपना महत्व है, जिनको निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। नागरिकों की तब तक मूल कर्तव्य सचेतक के रूप में सेवा करते हैं जब तक वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। नागरिकों को अपने देश और अपने समाज और अपने साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में भी जानकारी रखनी चाहिए। मूल कर्तव्य, दूसरा हम इनकी महत्व जान सकते हैं। दूसरे बिंदु कि मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी गतिविधियों जैसे राष्ट्रीय ध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ चेतावनी के रूप में काम करते हैं। तीसरा, मूल कर्तव्य नागरिकों की प्रेरणा के स्रोत हैं। उनमें अनुशासन, प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। वे इस सोच को उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मूक दर्शक नहीं बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार हैं। चौथा, मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि, संवैधानिक वैधता, उनके निरीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि किसी कानून की संवैधानिकता की दृष्टि से व्याख्या यदि अदालत को पता लगे कि मूल कर्तव्यों के संबंध में विधि के प्रश्न उठते हैं तो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताओं के संदर्भ में तर्कसंगत माना जा सकता है और इस प्रकार ऐसी विधि को असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। इनमें से किसी के भी पूर्ण न होने पर या असफल रहने पर संसद उनमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि तमाम आलोचनाओं के बावजूद मौलिक कर्तव्यों का अपना एक महत्व है और प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वो इन मौलिक कर्तव्यों का वो पालन करें। धन्यवाद।